हेलो बच्चों, मैं अमिता माली, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज के इस वीडियो में हम नया टॉपिक न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, प्लांट न्यूक्लियस एवं इसकी संरचना स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियस या केंद्रक की क्या होता है या इसकी संरचना कैसी होती है। तो हम देखेंगे कि जो केंद्रक है कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंगक है और इसको हम कोशिका का हृदय भी कहते हैं, क्योंकि अगर किसी भी कोशिका में जिस प्रकार से अपनी बॉडी में अगर हृदय नहीं हो या हार्ट नहीं हो तो अपना जीवन संभव नहीं है। उसी प्रकार से अगर किसी भी कोशिका में, चाहे एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, अगर केंद्रक नहीं हो या न्यूक्लियस नहीं हो तो उस कोशिका का जीवन संभव नहीं है। केंद्रक में कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ परिबद्ध रहते हुए पुनरावृत्ति व अनुलेखन, रेप्लिकेशन एवं ट्रांसक्रिप्शन करता है। इस प्रकार यह कोशिका की समस्त उपापचयी व आनुवंशिक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है। केंद्रक में कोशिका का कुछ इतिहास भी और विस्तृत जो प्रॉस्पेक्टस है वो सूचनाएं इसमें निहित रहती है। एक निषेचित कोशिका परिवर्धन के उपरांत एक आम के वृक्ष में या एक गाय में या कि मनुष्य में विकसित होती। ये केंद्रक में निहित सूचनाओं पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार के उस पे जीवन कैसा निर्वाह करेगा। केंद्रक का जो अध्ययन है, उसके विभिन्न पहलुओं का जो अध्ययन है, स्टडी है न्यूक्लियस के बारे में किसी भी विचार की, तो उसको हम कैरियोलॉजी कहते हैं। कैरियन मतलब नाभिक और लॉजी मतलब अध्ययन या स्टडी। और अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले A.V. ल्यूवेनहॉक ने 1674 में मछली की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक को देखा था। फिर उसके बाद फोंटाना ने 1781 में ईल की त्वचा की कोशिकाओं से, स्किन सेल से न्यूक्लियस का देखा था, वर्णन किया उसका। फिर उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ट्रेडेस्केंशिया की कोशिकाओं में केंद्रक को सर्वप्रथम एक अंग के रूप में प्रस्तुत किया। तो जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्हीं को केंद्रक के खोजकर्ता के रूप में जानते हैं। हाफमिस्टर ने ट्रेडेस्केंशिया की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के समय केंद्रक विभाजन का अवलोकन किया। एफ मिस्चर ने केंद्रकीय पदार्थ को पृथक कर इसे न्यूक्लिन नाम दिया। और जो वॉल्डेयर थे 1888 में विभाजनशील केंद्रक में धागे समान संरचनाओं का अध्ययन किया तथा इन्हें क्रोमोसोम्स नाम दिया। फ्यूल्जन ने 1924 में केंद्रक में डीएनए की उपस्थिति प्रदर्शित करने के लिए एक विशिष्ट अभिरंजन तकनीक, स्टेनिंग टेक्निक का उल्लेख किया। इसको फ्यूजन स्टेनिंग भी कहते हैं। हैमरलिंग ने एसिटाबुलेरिया नामक एल्गी में अध्ययन करते हुए केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र प्रमाणित किया। कैलन एंड ट्रॉमलिन ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द्वारा केंद्रकीय आवरण की दोहरी कला संरचना प्रस्तुत की। बर्नहार्ड के अनुसार केंद्रक द्रव्य में रेशेदार व दानेदार राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन उपस्थित होते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने बर्नहार्ड ने बताई। डेविस एंड ब्लोबेल ने केंद्रकीय आवरण के साथ प्रोटीन संचरण को इंगित किया। फिर थे ऑल्फ्रेड एंड दास ने बताया कि जो संश्लेषण का, जो प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण है वो केंद्रकीय आवरण द्वारा होता है। फिर अब हम देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी, इसकी अक्रंस या जो शेप है। समस्त यूकैरियोटिक कोशिका में सुगठित केंद्रक पाया जाता है। लाल कणिकाएं एवं फ्लोएम की परिपक्व चालनी कोशिकाएं इसके अपवाद है। केवल उसमें ही केंद्रक नहीं पाया जाता है। किस किस में? एक तो रेड ब्लड सेल्स में और एक फ्लोएम की मैच्योर सीव एलिमेंट्स या सीव ट्यूब में, सीव सेल्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रौढ़ स्थायी पादप कोशिकाओं में केंद्रक
परिधीय क्षेत्र में स्थित होता है। ग्रंथिल कोशिकाओं में केंद्रक आधारी भाग में स्थित होता है। पादप कोशिकाओं में केंद्रक कोशिका द्रव्यात्मक वलयों या रज्जुओं, जो कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं, उनके द्वारा अवलंबित रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है, जिसे कि न्यूक्लियोड कहा जाता है। इसके अगर हम नंबर को देखें तो एक कोशिका में लगभग एक केंद्रक होता है। कोशिका में केंद्रक की संख्या के आधार पर इन्हें 3 प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं: मोनोन्यूक्लिएट सेल्स, बाईन्यूक्लिएट सेल्स और मल्टीन्यूक्लिएट सेल। मोनो यानी एक केंद्र की। पादपों व जंतुओं की एक केंद्रक युक्त कोशिका इस श्रेणी में आती है। अधिकांश कोशिकाएं एक केंद्र की ही होती हैं। फिर है बाईन्यूक्लिएट सेल्स। जिन कोशिकाओं में 2 केंद्रक पाए जाते हैं वो द्विकेंद्रकी कहलाती है, जैसे कि पैरामीशियम की कोशिकाएं। फिर है मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स या बहुकेंद्रकी कोशिकाएं। जिन कोशिकाओं में 3 से 100 या इनसे भी अधिक केंद्रक पाए जाते हैं वो बहुकेंद्रकी कोशिका कहलाती हैं। 2 से अधिक केंद्रक युक्त पादप कोशिकाओं को संघ कोशिका यानी कि सिनोसाइट कहा जाता है। शैवाल, वाउचेरिया कैथैलस, टैपिटम सेल्स व कई कवकें ऐसी हैं जैसे कि एस्परजिलस आदि में बहुकेंद्रकी अवस्था मिलती है। अब हम इसके शेप एंड साइज को देखते हैं। तो जाति एवं कोशिका के प्रकार के अनुसार केंद्रक की आकृति में विविधता पाई जाती है। केंद्रक की आकृति इसके आंतरिक पर्यावरण व कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है। केंद्रक अधिकतर गोलाकार होते हैं, लेकिन दीर्घवृत्त या एलिप्सॉइड, बिंबाकार, चपटे, बेलनाकार, घोड़े की नाल के समान, सर्पिल, प्यालेनुमा व अन्य प्रकार की आकृति के केंद्रक प्राय शैवालों में मुख्यतः मिलते हैं। पादपों की विभिन्न जातियों में एक ही जाति की विभिन्न कोशिकाओं में तथा एक ही कोशिका की विभिन्न अवस्थाओं में केंद्रक का आकार भिन्न भिन्न होता है। एक क्रियाशील कोशिका में केंद्रक अपेक्षाकृत बड़ा, जबकि निष्क्रिय कोशिका का केंद्रक छोटा होता है। अब हम देखते हैं इसका न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। बॉवेरी ने 1905 में केंद्रक के आकार का संबंध केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या पर बताया था, या फिर हम कह सकते हैं कि केंद्रक का जो आकार है वो क्रोमेटिन की सघनता पर निर्भर करता है। गुणसूत्रों की संख्या व डीएनए की मात्रा केंद्रक के आकारिकीय स्वरूप को प्रदर्शित करती है। एक त्रिगुणित यानी कि ट्रिप्लॉइड 3n व चतुर्गुणित टेट्राप्लॉइड 4n गुणसूत्रों की संख्या वाले केंद्रक सामान्यतः डिप्लॉइड गुणसूत्रों वाले केंद्रक से आकार में बड़े होते हैं। इस प्रकार केंद्रक का आकार कोशिका की क्रियात्मक अवस्था के अनुसार छोटा या बड़ा होता है। इसका व्यास 3 से 14 मिलीमाइक्रोन होता है। आर हर्टविक के अनुसार केंद्रक का आकार कोशिका द्रव्य की मात्रा के क्रमानुपाती या अनुक्रमानुपाती या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कोशिका द्रव्य की मात्रा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक कोशिका में केंद्रक के आयतन व कोशिका द्रव्य की मात्रा के मध्य जो निश्चित अनुपात है, रेशो पाया जाता है, जो प्रत्येक कोशिका का अभिलक्षण होता है। इसे केंद्रक द्रव्य सूचकांक या केंद्रक कोशाद्रव्य गुणांक न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं। एनपी से हम रेफर करते हैं इसको। हर्टविग ने न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स की गणितीय अभिव्यक्ति किस प्रकार से की, इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं जैसा कि अब इस चित्र में देख सकते हैं। NP इक्वल्स टू VN अपॉन VC माइनस VN। यहाँ पे NP तो है केंद्रक कोशिका द्रव्य गुणांक यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, VN है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, VC है वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। जब कोशिका द्रव्य के आयतन यानी VC में वृद्धि होती है तो NP का संतुलन बिगड़ जाता है। NP का मान प्रत्येक कोशिका के लिए स्थिर होता है। इसके मान में होने वाले परिवर्तन कोशिका को विभाजन हेतु प्रेरित करता है। इस स्थिति में
कोशिका विभाजित होकर इस संतुलन में पुनः सुधार करती है। अब हम देखते हैं केंद्रक का रासायनिक संगठन या केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक की रासायनिक संगठन का अध्ययन मुख्यतः दो पहलुओं पर आधारित है। पहला तो जैव रासायनिक व द्वितीय कोशिकीय व रेडियो ऑटोग्राफिक विविधताएं। माइस्चर ऐसे प्रथम कोशिका रसायन थे जिन्होंने सबसे पहले केंद्रक का कोशिका रसायन मवाद कोशिकाओं या पस सेल्स के द्वारा प्रस्तुत किया। तो शुष्क भार के आधार पर केंद्रक में कौन कौन से केमिकल्स निम्न प्रकार से पाए जाते हैं। एक तो न्यूक्लियर प्रोटीन्स जो है 70%, फॉस्फोलिपिड्स जो है 3 से 5%, डीएनए 10 से 10% और आरएनए 2 से 3% और खनिज पदार्थ व अन्य शेष भाग अत्यल्प मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं इसकी जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस की, वो हम देखते हैं कोशिका की अंतरावस्था के दौरान अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अध्ययन करें तो केंद्रक में लगभग 4 संरचनाएं पाई जाती है। अगर स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन नेट एवं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन नेट और न्यूक्लियोलस। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप या कैरियोथीका जिसको कहा जाता है। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, केंद्रक दोहरी इकाई कला के घेरे से परिबद्ध होता है। इस घेरे को केंद्रक कला कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस घेरे में कई सूक्ष्म रंध्र होते हैं जिन्हें केंद्रकीय छिद्र या न्यूक्लियर पोर कहते हैं। केंद्रक कला की दोनों कलाएं लाइपोप्रोटीन की बनी होती हैं और केंद्रक कला का जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक चित्र है जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, ल्यूमन दिखाई दे रही है, ल्यूक्नियर लेमिना दिखाई दे रहा है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस है और न्यूक्लियर फोर्स दिखाई दे रहे हैं। फिर है इसकी जो केंद्रक कला को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, पेरी न्यूक्लियर स्पेस और न्यूक्लियर पोर। तो इसकी ये हम इसको बांट सकते हैं इस तरीके से। केंद्रक के सबसे पहले हम देखते हैं आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। केंद्रक के दोहरी कलाओं के घेरे के बाहर वाली कला को बाह्य कला तथा भीतरी कला को अंतःकला कहते हैं। प्रत्येक कला की मोटाई 70 से 80 एंगस्ट्रॉम होती है। बाह्य कला समतल होती है तथा इसकी बाह्य सतह पर कई राइबोसोम्स चिपके रहते हैं। कुछ स्थानों पर बाह्य कला से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की नलिकाएं संयुक्त रहती है। अंतःकला भी समतल होती है। इसकी भीतरी सतह पर इलेक्ट्रॉन सघन पदार्थ पाया जाता है। इस पदार्थ को रेशेदार स्तरिका या फाइब्रस लेमिना या न्यूक्लियर कॉर्टेक्स कहते हैं। इस पदार्थ के कुछ रेशे केंद्रक में भरे हुए क्रोमेटिन के रेशों से संयुक्त होते हैं। आधुनिक मतानुसार देखें तो इस स्तर में 3 पॉलीपेप्टाइड्स लेमिन एस, ए, बी व सी पाए जाते हैं। इस प्रकार क्रोमेटिन जालक का संपर्क अंतःकला से बना रहता है। रेशेदार स्थिरिका केंद्रक कला को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने के साथ साथ इसकी पारगम्यता को भी प्रभावित करती है। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर पे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। आप चित्र में देख सकते हैं आसानी से। बाह्य पेरी केंद्र की अवकाश या पेरी न्यूक्लियर स्पेस बाह्य तथा अंतःकला के मध्य 20 से 25 नैनोमीटर चौड़ा अवकाश या स्थान होता है। इसे परिकेंद्र की अवकाश कहते हैं। संभवतः इस स्थान में एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसका संगठन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी में भरे द्रव के समान होता है। दोनों कलाओं की आंतरिक सतहों से जुड़े हुए कुछ अनुप्रस्थ रेशे भी इस अवकाश में देखे गए हैं जो दोनों कलाओं को पृथक रखते हैं।
फिर है न्यूक्लियर पोर। केंद्रक कला छिद्रिल या पोरस होती है। इसके दोहरे घेरे पर कई सूक्ष्म छिद्र वितरित होते हैं, इन्हें केंद्रकीय छिद्र कहते हैं। ये घेरे का लगभग 2% क्षेत्रफल बनाते हैं। एक केंद्रकीय छिद्र का व्यास 200 से 400 एंगस्ट्रॉम होता है। और केंद्रकीय छिद्र पूर्ण रूप से रिक्त नहीं होता है, वरन इसमें विशिष्ट प्रोटीनों का बना एक बारीक तनुपट या डायफ्राम स्थित होता है। इस डायफ्राम को वलिका या एन्युलस कहते हैं। रंध्र व वलिका मिलकर रंध्र जटिल यानी कि पोर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। अगर हम चित्र में देखें तो चित्र में आपको दिख रहा होगा प्रत्येक रंध्र जटिल के केंद्र में एक डार्ट या प्लग स्थित होता है, जिससे 8 अरीय रेडियल स्पोक्स या तंतु निकले होते हैं। ये तंतु वलिका के कणों से जुड़े रहते हैं। पादप कोशिकाओं में तनुपट का अभाव होता है। तो हमने देखा कि ये न्यूक्लियर पोर और केंद्रक कला के मध्य जो न्यूक्लियर पोर है, इसका स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रही है। केंद्रक कला का रासायनिक संगठन, वीडियो बना के देते हैं। केंद्रक कला का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर हम देखें तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी जो विलगित न्यूक्लियर एनवलप का जैव रासायनिक विश्लेषण उन्होंने दिया फेल्डहर ने। इसके अनुसार इसमें 59 से 75% प्रोटीन्स, 20 प्रकार के व 17 से 35% लिपिड्स उपस्थित होते हैं। इनके अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट्स की अति सूक्ष्म मात्रा के साथ साथ ATPase को भी केंद्र की छिद पर पाया गया था। इस प्रकार ऑक्सीकृत फॉस्फेटीकरण व संचरण कार्य हेतु उपयोग में आने वाले एंजाइम्स न्यूक्लियर एनवलप से जुड़े होने का भी प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसका उद्भव कैसे हुआ। केंद्रीय आवरण का उद्भव। कोशिका विभाजन की प्रोफेज में केंद्रीय आवरण अदृश्य हो जाता है तथा विभाजन की टीलोफेज में पुनः प्रकट हो जाता है अंत्यावस्था में। और न्यूक्लियर एनवलप जो है उसका उद्भव सामान्यतः एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से माना जाता है। कोशिका विभाजन की अंतिम अवस्था में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सिस्टर्नी है वो गुणसूत्र के चारों ओर एकत्रित होकर एक दूसरे से समेकित होना प्रारंभ करती तथा न्यूक्लियर एनवलप का निर्माण करती है। तो बच्चों, ये तो न्यूक्लियस से संबंधित जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसका डिस्कशन था। आगे हम जो इसके फंक्शंस और आगे की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।